हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली अच्छे होंगे, फिट होंगे। तो यहाँ पे हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 2 में जो फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म उसका फर्स्ट इलस्ट्रेशन है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग टू नो इज़ दैट यू मस्ट नो ईच एंड एवरी अकाउंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, ये दोनों अकाउंट कैसे बनाने हैं, विड्रॉल अकाउंट कैसे बनाना है, ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए चैप्टर 1 का, फिर आप इसमें प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे देख पा रहे होंगे इलस्ट्रेशन 1 इज़ गिवन टू अस, जिसमें राम और श्याम हैं, वो पार्टनर्स हैं एक फर्म के। ठीक है, उन्होंने प्रॉफिट लॉस रेशियो शेयर किया है 6:4 का, और ये पूरा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है हमें। ठीक है, जिसके साथ हमें ये 5 to 6 एडजस्टमेंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं अकाउंट्स में, मतलब कि ये एडजस्टमेंट ध्यान में रखते हुए हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे। ठीक है, तो इसमें मेनली 5 अकाउंट्स बनने वाले हैं। तो जो सबसे पहला अकाउंट बनेगा वो होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, सेकंड वो होगा आपका P&L अकाउंट, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में क्लियर किया था। थर्ड होगा वो चैप्टर 1 से है, जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपको आइडिया रहेगा ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट दी है उसमें से। आप देख पा रहे होंगे ट्रायल बैलेंस में आपको कैपिटल अमाउंट दी है इन द क्रेडिट्स है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन पेज दैट इज़ नेक्स्ट टू दैट। और उसके बाद लास्ट में जो आएगा वो है बैलेंस शीट। ठीक है, ये बैलेंस शीट किसकी होती है, लायबिलिटीज़ और एसेट्स की। ठीक है, तो इसमें 5 अकाउंट प्रिपेयर होंगे। ठीक है, और इसके साथ आपको वर्किंग नोट्स भी बनानी है, क्योंकि वर्किंग नोट्स अगर आप बनाएंगे तभी आपको हर एक एंट्री कहाँ पे दिखानी है वो आपको क्लियर होगी। ठीक है, बिना वर्किंग नोट्स अगर आप करते हो तो आपको मिस्टेक होने के चांस है वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, यही कारण है आपको सबसे पहले वर्किंग नोट्स बना देनी है, फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट सबके स्पेसिमेन विथ हेडिंग बना देने हैं। तो इसके लिए क्या है प्री रिक्विजिट, आपको सभी अकाउंट्स है उसका स्पेसिमेन और एडजस्टमेंट्स है। एडजस्टमेंट मतलब कि अगर एक एडजस्टमेंट आया, रिस्पेक्टिव कोई भी एडजस्टमेंट हो, तो उसकी जो 2 एंट्रीज है वो कहाँ दिखानी है वो आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आप रीड कर लेना, जो टेक्स्ट बुक में क्लियरली दिए हैं 35 एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, और सबके स्पेसिमेन आपके टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग में दिए हैं। ओके, तो अभी हम डायरेक्टली ये इलस्ट्रेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले सम का स्टार्टिंग कहाँ से होगा, तो सम का स्टार्टिंग जो है वो होगा एडजस्टमेंट्स। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है वो सबसे पहले कहाँ पे लिखा जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक उसकी 2 एंट्रीज आती है। कहाँ पे आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, क्योंकि ये अमाउंट हमारे लिए बच रहा है तो ये हमारे लिए क्रेडिट है, तो क्रेडिट। और दूसरा ये हमारे लिए एसेट है, तो बैलेंस शीट में ये करंट एसेट में आपको एंट्री शो करनी है। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक है वो अमाउंट आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है, क्या है 45,000, तो आई विल राइट 45,000 रुपीज़। और हाँ, इसमें दिया है कि 10% उसकी वैल्यू बढ़ गई है अभी के टाइम के हिसाब से। ठीक है, तो वो हम डायरेक्टली वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, कहाँ पे, जहाँ पे भी हम ये एंट्रीज दिखाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं सेकंड एडजस्टमेंट। तो जो सेकंड एडजस्टमेंट दिया हुआ है वो है हमारे पार्टनर के 5% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज चार्जेबल एंड 10% ऑन ड्रॉइंग। तो कैपिटल पे इंटरेस्ट कौन किसको देता है, फर्म देता है किसको, पार्टनर को। ठीक है, कैपिटल पे इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को देता है। ओके, और कितना परसेंट इंटरेस्ट देने वाला है फर्म पार्टनर को, 5% इंटरेस्ट। ठीक है, तो राम है और श्याम है, ये दोनों हैं पार्टनर। राम की कैपिटल अमाउंट है 80,000, अगर आप
देखेंगे तो राम की कैपिटल अमाउंट है 80,000 और श्याम की कैपिटल अमाउंट है 70,000 जो उन्होंने कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट करवाई है, तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों का अगर आप 5% करेंगे तो आंसर आएगा वो होगा 4,000 और 5,000। ठीक है, तो ये जो 4,000 और 5,000 है उसकी 2 एंट्रीज आएगी। ठीक है, 2 एंट्रीज आएगी क्योंकि ये एडजस्टमेंट है तो 2 एंट्री आएगी, और ये दोनों एंट्रीज आपको अच्छे से याद है क्योंकि अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ा है तो आपको ये अच्छे से याद होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप मेरे पहले के वीडियोस है इलस्ट्रेशन के और एक्सरसाइज के, वो देख सकते हो। ठीक है, तो कैपिटल का जो भी इंटरेस्ट होता है वो 2 जगह पे लिखा जाता है। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा क्योंकि ये पार्टनर को मिल रहा है। कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है, तो P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम आगे जाते हैं इसके सेकंड पार्ट में। तो दिया है विड्रॉवल में कंपनी है वो पार्टनर से इंटरेस्ट मांग रही है, कितना? 10%। ठीक है, तो इसमें पार्टनर फर्म को कितना परसेंट इंटरेस्ट देगा? 10% इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो दोनों ने अलग अलग विड्रॉ किए हैं अमाउंट, राम और श्याम दोनों ने। आप देख पा रहे होंगे विड्रॉवल अमाउंट आपको ढूंढना है। ठीक है, तो राम और श्याम ने दोनों का अलग अलग है 18,000 और 16,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अमाउंट 18,000 राम का और इसका 16,000। कितना इंटरेस्ट लगेगा पार्टनर्स ड्राइंग के ऊपर? 10% इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, पूरे साल का इंटरेस्ट लगा है, वरना इंटरेस्ट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट का अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू n/12, पर यहाँ पे हमें पूरा इंटरेस्ट लगाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेम डेट पे ही विड्रॉ हो गया था, मतलब कि जब ये कैपिटल अमाउंट डिपॉजिट हुआ था वही सेम डेट पे। ठीक है, ये जो है पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया था सेम अमाउंट। ठीक है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। ठीक है, तो ये 10% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1800 फॉर राम एंड 1600 फॉर श्याम। अब आप देखिए ये दोनों अमाउंट है उसकी फिर से 2 एंट्री आएगी। ठीक है, क्योंकि ये पार्टनर है वो कंपनी को दे रहा है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये होगा डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में DR। ठीक है, और P&L एप्रोप्रिएशन में जो कि ये फर्म का बनता है, P&L एप्रोप्रिएशन में ये क्रेडिट होगा क्योंकि ये फर्म को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड एडजस्टमेंट है, उसकी कैलकुलेशन ओवर। अब हम जाएंगे थर्ड में। थर्ड में क्या दिया है देखिए, थर्ड में दिया है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड 5% ऑन फर्नीचर। उसका मतलब कि फर्नीचर और मशीन की 10% वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है आपको कुछ माइनस करना है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना देना है? डेप्रिसिएशन देना है आपको 10%। ठीक है, किसमें? मशीन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे आप मशीन की बुक वैल्यू देखिए, तो बुक वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी? ट्रायल बैलेंस में से बुक वैल्यू मिलेगी। कितनी है? 18,250। कहाँ पे लिखा है ये रहा मशीन की बुक वैल्यू। मशीन दैट इज़ यूज फॉर ऑफिस पर्पज, उसकी बुक वैल्यू जो दी गई है वो है 18,250। ठीक है, इसको अगर हम डेप्रिसिएशन के साथ ऐड करते हैं जो है 10%, जो आपको दिया गया है 1750, ये भी आपको दिया गया है ट्रायल बैलेंस में। चलो देखने जाते हैं। दिया है 1750 डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, दैट इज़ द नेक्स्ट हेडिंग। ओके, दैट इज़ द नेक्स्ट एंट्री। तो आप देख पा रहे होंगे, तो बुक वैल्यू और डेप्रिसिएशन है उसका सम टोटल जो मिलेगा, उसका जो सम टोटल मिलेगा वो होगा CV, मतलब कि कॉस्ट वैल्यू। याद रखना, तो कॉस्ट वैल्यू का क्या फॉर्मूला हुआ? बुक वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन विल गिव यू द एक्चुअल कॉस्ट वैल्यू ऑफ मशीन एंड दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू 20,000। ओके, और ये जो कॉस्ट वैल्यू है उसके ऊपर 10% लगाना है डेप्रिसिएशन। तो 20,000 का अगर 10% करेंगे तो आंसर आएगा 2,000, और जो कि ये डेप्रिसिएशन है।
ठीक है, तो आप इसको मशीन अमाउंट में से माइनस करेंगे और ये P&L अकाउंट में भी आपको शो करना पड़ेगा क्योंकि ये अदर एक्सपेंस में आएगा। ठीक है, तो इसकी 2 एंट्री आएगी। ठीक है, ये 2000 रुपीज़ है, वो आपको 2 जगह पे दिखाना है। एक आपको मशीन वैल्यू में से माइनस करना है एसेट में, दूसरा आपको P&L अकाउंट में ये एक खर्चा हुआ क्योंकि ये इसकी वैल्यू घट गई है तो ये अदर एक्सपेंस में आएगा। सेम प्रोसीजर फॉर फर्नीचर। ठीक है, तो फर्नीचर है, उसकी अमाउंट दी गई है 8000। ठीक है, और अगर उसकी अमाउंट का 5% करेंगे क्योंकि 5% डिप्रिसिएशन दिया है फर्नीचर, तो आएगा 400 रुपीज़। ठीक है, ये 400 रुपीज़ की 2 एंट्री आएगी, जो है फर्नीचर में से माइनस करना है आपको, और P&L अकाउंट जो है P&L अकाउंट के अदर एक्सपेंस में ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर। अब हम आगे जाते हैं। जो आपका एडजस्टमेंट है वो बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट है 4th नंबर पे, आप देख पा रहे होंगे। वो डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में और अदर एक्सपेंस में जो भी उसका एडजस्टमेंट होगा वो कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक रिमेनिंग वाला एडजस्टमेंट है जो हम डायरेक्टली अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उसमें ही शो कर देंगे। उसके बाद आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है उसमें 3 अलग अलग एंट्रीज आपको करनी है, सैलरी की, सन्ड्री एक्सपेंस की और रेंट की। ठीक है, तो जो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है मतलब कि रिमेनिंग एक्सपेंस है, याद रखना। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी का एक्सपेंस, हमें ये एक्सपेंस पे करना बाकी है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है उसकी एंट्री 2 जगह पे आपको दिखानी है, जो है एक्सपेंस पे प्लस करना है और दूसरा है बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में दिखाना है, क्योंकि हमें पे करना है तो ये लायबिलिटी साइड आएगा। जो भी पे करना है वो लायबिलिटी साइड, और जो हमें रुपए लेके आ सकता है वो हमारे लिए एसेट है, मतलब जिसको बेच के हमें रुपए मिलते हैं उसको एसेट बोलते हैं, और जो हमें पे करना है, ठीक है, वो सब कुछ लायबिलिटी में आएगा। अब हम आगे जाते हैं। ठीक है, अब सभी एडजस्टमेंट प्रोबेबली ओवर हो गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये 6th वन है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसमें ऐसा बोला गया है कि भाई कैपिटल अमाउंट पे पार्टनर को इंटरेस्ट देना ही है। किसको देना है? फर्म। ये फिक्स है, अगर लॉस में जाती है तो भी देना है और अगर प्रॉफिट में जाती है तो भी देना है। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट नहीं है, बस कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। तो एडजस्टमेंट होने के बाद आपको हिडन एडजस्टमेंट है वो देखने पड़ेंगे। सो वेयर इज़ द हिडन एडजस्टमेंट? क्यों नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, आप देखिए। तो हिडन एडजस्टमेंट होते हैं ये वाले, जो आपको ट्रायल बैलेंस में ब्रैकेट में दिए होते हैं कि भाई हमने एक बिल्डिंग है वो लीज होल्ड में दिया है, कितने सालों के लिए? 4 सालों के। ठीक है, उसकी कितना टोटल अमाउंट है? 7000 है। 4 साल का 7000 है। ठीक है, तो लीज होल्ड 1 साल का कितना होगा? यस, आई थिंक यू मस्ट बी क्वाइट क्लियर विद दिस। ओके, तो उसको मैं स्टार से इंडिकेट करूँगा, लीज होल्ड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब देना है। ठीक है, लीज लिया है तो देना है। 7000 रुपीज़ 4 सालों के लिए, 7000/4 पर ईयर होगा 1750 रुपीज़। ओके, और इसकी 2 एंट्री आएगी। एक आएगी लीज होल्ड में, जो कहाँ पे लिखा होता है ये एसेट है हमारे लिए। ठीक है, और दूसरा आएगा ये अदर एक्सपेंस में आएगा, इसमें P&L अकाउंट के अदर एक्सपेंस। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे। और कोई हिडन एडजस्टमेंट है कि नहीं है? सो इफ़ यू जस्ट सी देयर इज़ एनी अदर हिडन एडजस्टमेंट, यस देयर इज़। तो आप क्रेडिट साइड में देखेंगे तो गीता का दूसरा हिडन एडजस्टमेंट दिखाई देगा, जिसमें गीता ने लोन दिया है किसको? कंपनी को। ठीक है, तो गीता को 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें गीता को 8% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब फर्म। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन 8% लोन ऑफ गीता। गीता ने कहाँ से कहाँ लोन लिया था? स्टार्टिंग डेट वाज 1/10/16 और एंडिंग डेट है 31/3/17 क्लोजिंग ईयर। टोटल हुआ N 6 मंथ। ठीक है, क्या फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का? अमाउंट
इंटू रेट इंटू n/12। अमाउंट क्या है? अमाउंट है 15,000 लोन का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, 8/100 इंटू 6/12। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा 600 रुपीज़। ये कौन किसको देने वाला है? ये जो है वो देने वाला है कंपनी, ठीक है। तो कंपनी के लिए ये एक्सपेंस है, तो इसकी फर्स्ट एंट्री जाएगी P&L अकाउंट के फाइनेंशियल एक्सपेंस। तो जो दूसरी एंट्री है वो जाएगी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में। क्यों करंट लायबिलिटी में जाएगी? क्योंकि ये कंपनी को पे करना है, इसलिए। समझ में आया? तो यहाँ तक अब सब एडजस्टमेंट हो गए हैं ओवर। ओके, तो अब हम डायरेक्टली जाएंगे हमारे अकाउंट्स के ऊपर, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आप जाइए ट्रायल बैलेंस में। ओके, उसमें पहली एंट्री है ड्राइंग्स और कैपिटल। अगर आप क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों देखेंगे तो एक बाजू है कैपिटल और ड्राइंग, वो दोनों हो गई है, ठीक है। मतलब कि उसका एडजस्टमेंट भी हो गया है, उसको हम डायरेक्टली अकाउंट्स में लिखेंगे। कहाँ पे वो आप सबको मालूम होगा, राइट, कैपिटल अकाउंट में और P&L एप्रोप्रिएशन में। तो अभी हम डायरेक्टली जाएंगे डेप्टर्स में, ठीक है। तो डेप्टर्स अगर आप देख पा रहे होंगे तो डेप्टर्स का अमाउंट जो है वो दिया हुआ है आपको, कितना है? 45,000। इफ़ यू कैन सी डेप्टर्स अमाउंट इज़ 45,000। तो उसकी सबसे पहली एंट्री कहाँ पे आएगी? उसकी सबसे पहली एंट्री है वो आपके बैलेंस शीट में आएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे बैलेंस शीट में सबसे पहली एंट्री होगी डेप्टर्स की, ठीक है। अब क्वेश्चन ही आता है, सर डेप्टर्स की एंट्री कहाँ पे लिखें? तो डेप्टर्स की एंट्री है वो आपको करंट एसेट में एक लाइन छोड़ के लिखनी है, ठीक है। सॉरी। तो आपने यहाँ पे लिखा डेप्टर्स, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डेप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये डेप्टर्स की अमाउंट आपने लिख दिया इनर कॉलम में 45,000। अभी आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि डेप्टर्स का कोई एडजस्टमेंट है? हाँ है। कौन सा है एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट नंबर 4। आप जैसे देख पा रहे होंगे 5% बेड डेप्ट रिजर्व ऑन डेप्टर्स, ठीक है। 5% आपको माइनस करना है क्योंकि ये बेड डेप्ट्स में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे बैलेंस शीट में जहाँ पे डेप्टर्स है उसमें माइनस किया है बेड डेप्ट रिजर्व, दैट इज़ 2250। 2250 कैसे आया? 45,000 का 5% करेंगे तो 2250 आ जाएगा, और उसकी जो अमाउंट आएगी वो आपको आउटर कॉलम में 42750 लिखना है, ठीक है। चूँकि ये एडजस्टमेंट है तो इसकी दूसरी एंट्री है वो कहाँ पे जाएगी? इसकी दूसरी जो एंट्री है बेड डेप्ट रिजर्व की, याद रखना इसकी जो दूसरी एंट्री है वो जाएगी P&L अकाउंट में जाएगी। कहाँ पे? अदर एक्सपेंस एंड लॉस में। तो चलिए वहाँ पे जाते हैं। P&L एक्सपेंस में बेड डेप्ट रिजर्व की एडजस्टमेंट की एंट्री जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2250 अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। आपको पहले से स्पेसिमेन में ये सभी हेडिंग्स हैं वो लिख लेने हैं आपके बुक में, ठीक है। एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल चार्ज, अदर एक्सपेंस में आएगा बेड डेप्ट रिजर्व 2250, ठीक है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो ट्रायल बैलेंस में थोड़े बहुत बेड डेप्ट बाकी भी थे, ठीक है। तो आप ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो आपको मिलेगा बेड डेप्ट्स अमाउंट, ठीक है। जो बाकी था वो अमाउंट आपको मिलेगा। तो कहाँ है वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। बेड डेप्ट्स का अमाउंट जो ओल्ड बाकी है जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो ये रहा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो दैट इज़ 400। तो ये भी आपको ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है? डायरेक्टली ऑन P&L अकाउंट। तो आप देख पा रहे होंगे बेड डेप्ट ओल्ड दैट इज़ 400 प्लस बेड डेप्ट रिजर्व, जो न्यू रिजर्व आपने अभी जो माइनस किया वो वाला अमाउंट इसमें ऐड होगा, तो ऐड कर दिया, ठीक है। और इसमें से और क्या माइनस होगा? जो पहले के बेड डेप्ट रिजर्व पड़े थे वो माइनस होगा। तो ये अमाउंट आपको कहाँ से मिलेगी? तो जो ये 700 रुपीज़ है वो आपको यहाँ से मिलेगी क्रेडिट साइड, क्योंकि ये पहले से क्रेडिट है तो ये आपको माइनस कर देना है, ठीक है। वो सब बाकी की जितनी भी डेबिट अमाउंट थी वो ऐड हुई, आप देखिए एडजस्टमेंट भी ऐड हुई, पर ये क्रेडिट में था तो ये हुआ माइनस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये माइनस हुआ। तो जैसे ही माइनस होगा उसका टोटल अमाउंट आएगा 1950। आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में।
ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको दिया गया है स्टॉक 1/4/2016। तो अगर आपको डेबिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस दिया है स्टॉक में, ठीक है, तो वो स्टॉक आपका होगा, याद रखना, ओपनिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक होगा? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये ओपनिंग स्टॉक है वो कहाँ पे जाएगा? सो ओपनिंग स्टॉक विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप देखिए ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे सेम टू सेम अमाउंट, ठीक है, 25,000। ओके, अब इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, तो जो ये सेल्स है वो कितने का है वो भी दिया है। सेल्स रिटर्न दिया है 1000 और सेल जो है वो हुआ है 78150 का, ठीक है। तो ये सेल्स और सेल रिटर्न कहाँ पे जाएगा? तो आपको मालूम ही है सेलिंग वाली कोई भी पार्ट है वो कहाँ पे आप दिखाते थे 11th में भी ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो डायरेक्टली अब ये आप देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स 78150 का हुआ है और उसमें से जो सेल है आपने सेल किया पर कोई चीज़ है वो कस्टमर को है वो पसंद नहीं आई, डेप्टर्स को पसंद नहीं आई, ठीक है, तो उन्होंने रिटर्न किया तो उसका माइनस होगा, ठीक है। ये ऐसा ही है कि 10 क्लोथ्स आपने खरीदे थे, 6 रिटर्न किए, ठीक है, तो ये रिटर्न किए वो अमाउंट कंपनी को माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है, वो उसका सेलिंग में नहीं आएगा, तो माइनस किया तो 77150 आ गया, ठीक है। तो अब आप सब लोग टेक्स्ट बुक ओपन करके रखेंगे तो क्या है मुझे पेज स्क्रॉल ना करना पड़े। अब हम आगे जाएंगे तो आपको कैश बैलेंस दिया है डेबिट साइड, हम सब कुछ डेबिट साइड वाला ले रहे हैं। अगर कोई रिस्पेक्टिव एंट्री होगी जैसे अभी हमने सेल के लिए किया तो हम क्रेडिट साइड की भी ले लेंगे, ठीक है। अगर वो उसके कंसर्निंग एंट्री है तो साथ में लेते जाएंगे, पहले हम सब डेबिट साइड का ही लेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो दिया हुआ है आपको कैश बैलेंस, ठीक है, कैश बैलेंस दिया है 10,000 दिया है ना। तो आप सब अभी टेक्स्ट बुक ओपन करना, तो कैश बैलेंस जो दिया है वो आपके लिए क्या है, आपके फर्म के लिए क्या है? तो कैश बैलेंस जो है वो आपके फर्म के लिए एसेट है, ठीक है। तो एसेट हमेशा लिखा जाता है बैलेंस शीट में। तो अगर आप बैलेंस शीट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कैश बैलेंस, ये रहा 10,000 रुपीज़, ठीक है। और ये कौन सा एसेट है? करंट एसेट, अभी आपके हाथ में है बैलेंस, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे, ठीक है। परचेज है, परचेज कितने का है? तो आप देख पा रहे होंगे 60,000 का परचेज है। तो परचेज हो या सेलिंग हो, परचेज या सेलिंग दोनों कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे परचेज 60,000, परचेज रिटर्न हुआ माइनस रिटर्न आता है तो माइनस कर देना है, माइनस किया 58,500 आया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड अमाउंट दिया है आपको, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड है वो अमाउंट आपकी कहाँ पे आएगी? तो डिस्काउंट अलाउड है वो अमाउंट आएगी आपकी P&L अकाउंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउंट डायरेक्टली आपको यहाँ पे लिख देना है 500 रुपीज़, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है मशीन, ठीक है। मशीन की जो एंट्री है वो आती है। तो मशीन इज़ अ फिक्स एसेट फॉर ए फर्म, इसीलिए हम डायरेक्टली जाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेंजिबल एसेट्स में, क्योंकि ये फिजिकल है तो ये टेंजिबल एसेट में गिना जाता है। तो इसमें मशीन की अमाउंट दी हुई है आपको 20,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये 20,000 में से माइनस करना है आपको 2,000 रुपीज़, तो आंसर आएगा 18,000। ये 20,000 क्या है? कॉस्ट वैल्यू है। अब ये कॉस्ट वैल्यू आई कहाँ से? सो यू हैव टू रिफ़र योर वर्किंग नोट्स, ओके। तो अगर आप वर्किंग नोट्स में देखेंगे तब आपको ये आइडिया आएगा कि कॉस्ट वैल्यू है वो आई 20,000, ठीक है। तो वही 20,000 मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो 20,000 है, उसमें से डेप्रीसिएशन 2,000 माइनस हुआ और जो आंसर आया वो 18,000 हो गया कंप्लीट। सेम वे फॉर फर्नीचर, फर्नीचर के लिए सेम प्रोसीजर, वो भी हो गया 8,000 माइनस 400 7,600, जो कि ये एडजस्टमेंट है, ठीक है। एडजस्टमेंट की सेकंड एंट्री आएगी, मतलब कि ये जो दोनों अमाउंट है आपके 2,000 और 400 वो कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट में जाएगा, अदर एक्सपेंस एंड लॉस में। चलो जाते हैं, ये रहा, ठीक है, सॉरी ये रहा, दिख रहा होगा आपको, मैं हैंड से दिखाने की कोशिश करता हूँ। 2,000 और ये है 400, ठीक है, टोटल हुआ 2,400। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो
इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका एक एडजस्टमेंट था, तो जो था आपका एडजस्टमेंट नंबर 5, जिसमें लिखा गया है कि आपका एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बाकी है, सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंस और रेंट, तो ये तीनों आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सन्ड्री एक्सपेंस आया, इसलिए हम एडजस्टमेंट नंबर 5 में गए हैं। तो जो भी एंट्रीज आपकी आती है उसके साथ आपको एडजस्टमेंट भी देखना है पैरेलली। ठीक है, दोनों चीज़ एक साथ देखनी है, ऐसा नहीं है एक एंट्री की फिर दूसरी भूल गए। ठीक है, मैथ द फॉलोइंग करना है। ठीक है, तभी ये पूरा अकाउंट है उसमें गलती नहीं होगी। तो अगर आप देखेंगे तो एडमिन एक्सपेंस में आएगा सन्ड्री एक्सपेंस। ठीक है, तो इफ़ यू कैन लोकेट, तो सन्ड्री एक्सपेंस है 1500, बाकी था 150। सेम वे सैलरी 15,000, बाकी था 1500। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे आ गया है। ओके, और सेम वे रेंट एंड टैक्सेस 5000 है, वो ये सभी अमाउंट आपको डेबिट साइड में दी हुई है। हाँ, तो आप देख सकते हो, प्लस आउटस्टैंडिंग बाकी था 150। ठीक है, तो ये तीनों अमाउंट आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है। ओके, सन्ड्री एक्सपेंस दिया है। ठीक है, ये सब कुछ आपको दिया ही है, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंस, सैलरी, तीनों चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है, ये रही सैलरी। ओके, रेंट एंड टैक्सेस में रेंट दिया है, तो ये सब कुछ कहाँ आएगा? ये सब कुछ आएगा P&L अकाउंट में, आपके डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। पर चूँकि ये एडजस्टमेंट है तो उसकी दूसरी एंट्री भी आएगी, ये प्लस आउटस्टैंडिंग वाली। ये तीनों एंट्री कहाँ जाएगी आपकी? ये तीनों जो एंट्री है वो आपकी जाएगी बैलेंस शीट। बाकी है तो आपको पे करना है, इसका मतलब ये जाएगा लायबिलिटीज़ में। इतना इजी है, कुछ भी बाकी है तो आपको लायबिलिटीज़ में डाल देना है। ठीक है, सो लेट मी शो यू द लायबिलिटीज़। देयर विल बी 3 एंट्री of outstanding expense, as you can see clearly over here, and outer column there is a total of all these 3. okay, अब हम आगे जाते हैं। तो आपको दिया हुआ है लीज होल्ड बिल्डिंग, ऐसा दिया गया है। लीज होल्ड बिल्डिंग का अमाउंट है 7000। सो लीज होल्ड बिल्डिंग इज ए एसेट, टेंजिबल एसेट 7000, उसमें आपको रिटर्न ऑफ करना है पर ईयर 1750। कहाँ से आया? तो आपने नोट्स बनाई है, उसका ये फ़ायदा है, हिडन एडजस्टमेंट में हमने कैलकुलेट कर दिया है। आप देखिए, ये रहा, ये है आपका 1750। सो सेम टू सेम अमाउंट यहाँ पे आपको माइनस कर देना है 5250। आई थिंक दिस इज़ क्वाइट क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये एडजस्टमेंट है तो इसकी दूसरी एंट्री भी कहीं पे आएगी। ठीक है, ये रिटर्न ऑफ किया, फिर ये इसकी जो एंट्री है वो कहीं पे तो आएगी, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस फॉर अस, सो P&L अकाउंट में आएगी। तो चलिए देखने जाते हैं है कि नहीं। सो दिस इज़ एन P&L अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे रिटर्न ऑफ ये रहा 1750। ओके, तो ये डेप्रिसिएशन में ही आएगा, राइट। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। गुडविल दिया हुआ है आपको, अगर आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, उसमें गुडविल दिया है। तो गुडविल कौन सा एसेट है आपके? इट्स एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, गुडविल क्या है कि प्रॉफिट के अर्निंग, आपने जो प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको अर्न हुआ है, तो वो आपके नाम के कारण, आपके ब्रांड के कारण हुआ है। ठीक है, तो गुडविल है वो इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, तो एसेट वर्ड आया तो आपको बैलेंस शीट में लिखना है, इन शॉर्ट, राइट। तो यहाँ पे आप नॉन टेंजिबल एसेट में देख पा रहे होंगे गुडविल दिया हुआ है। ठीक है, 40,000 रुपीज़ अमाउंट भी दिया हुआ है। अब हम आगे जाते हैं। तो आपको दिया हुआ है कि ट्रेडिंग एक्सपेंस ऐसा दिया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे जाएगा? ये आपका एडमिन एक्सपेंस में आएगा। एडमिन एक्सपेंस कहाँ पे आता है? तो वो आता है आपका P&L अकाउंट में आता है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टू ट्रेडिंग एक्सपेंस ये रहा। ओके, टू ट्रेडिंग एक्सपेंस में कितना है? 1250। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैरेज इनवर्ड, आपने कोई रॉ मटेरियल कहीं से मंगवाया तो वो ट्रक में आएगा, राइट, या फिर कोई भी एक कैरेज में आएगा, तो कैरेज इनवर्ड हुआ। ठीक है, तो ये आपका कैरेज इनवर्ड वाला एंट्री है, वो कहाँ पे आएगा? वो आपका आएगा एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज वाले हेडिंग में। ठीक है, उसमें कैरेज इनवर्ड आएगा 400 रुपीज़। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे
कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कैरेज इनवर्ड आया है 400 रुपीज़, ठीक है। तो आप यहाँ से क्वाइट क्लियर हो गए होंगे कि कैरेज इनवर्ड है वो 400 रुपीज़ कहाँ पे लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, क्योंकि ये हमारे लिए डेबिट हो रहा है, क्योंकि हमने ये चीज़ मंगवाई है तो हमें इसके रुपीज़ देने पड़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिया है बैंक इंटरेस्ट, तो जो भी इंटरेस्ट आएगा एक चीज़ माइंड में रखना, वो सब कुछ आपको P&L अकाउंट में फाइनेंशियल एक्सपेंस में लिखना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट 500 रुपीज़ हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम आया, तो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो कंपनी को पे करना होता है, तो वो P&L अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम आए 800 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद आएगा वेजिस, तो वेजिस जो है वो भी कहाँ पे शो करना होता है, आपने 11th में पढ़ा था। वेजिस है वो आपके लिए डेबिट है, तो वो होगा 14,000 रुपीज़ इन द डेबिट साइड ओवर ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। उसके बाद आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस का प्रीमियम आपने पहले से पे कर दिया, तो आपके लिए वो क्या है, एसेट है, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस इज शोन ओवर हियर एज 200 रुपीज़, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे ही हमने प्रीपेड इंश्योरेंस कैलकुलेट कर लिया, ये साइड कंप्लीट हो गई है, डेबिट साइड पूरी कंप्लीट। अब हम आए हैं कहाँ पे, क्रेडिट साइड, ठीक है। उसमें फर्स्ट एंट्री है 35,000 की, जो है आपके क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये है क्रेडिटर्स, तो ये आपके लिए होंगे लायबिलिटीज़, ओके। क्रेडिटर्स में ट्रेडर्स आते हैं, आपको ट्रेडर्स को पे करने होते हैं, तो ये क्रेडिटर का बैलेंस है, जो अमाउंट पे करना बाकी है वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ गया 35,000। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपको पे करना बाकी है, तो 8,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद जो आएगा वो है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस भी आपको पे करने बाकी है, रिमेनिंग वेजेस लायबिलिटी 1,000 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम हिडन एडजस्टमेंट के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे अगर आप हिडन एडजस्टमेंट देखेंगे तो हिडन एडजस्टमेंट थे कौन कौन से, 2 हिडन एडजस्टमेंट थे, ठीक है। एक लीज होल्ड बिल्डिंग वाला था जो हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा था वो था गीताज लोन, गीता ने थोड़े एडिशनल अमाउंट जमा करवाए थे, उसकी इंटरेस्ट, तो हमेशा इंटरेस्ट है वो कंपनी को पे करना होता है, ठीक है। सो इट्स अ लायबिलिटी, तो 8% गीताज लोन आप देख पा रहे होंगे 15,000 रुपीज़, ठीक है। और यही इंटरेस्ट जो है, ठीक है, वो आपको कहाँ पे शो करना है, देखो इंटरेस्ट जो है ये अमाउंट है, ठीक है। इंटरेस्ट आपको शो करना है P&L अकाउंट में फाइनेंशियल एक्सपेंस में, कितना था 600, हमने भी कैलकुलेट कर लिया है 600। अगर आपने ये लिखा है, आप साथ में नोट्स बनाते जाना तो ही आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंटरेस्ट इज 600 रुपीज़, उसकी 2 एंट्री कहाँ पे जाती है, फाइनेंशियल एक्सपेंस में और बैलेंस शीट के करंट लायबिलिटी में, जो मैंने आपको अभी शो की है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम आगे जाएंगे, ठीक है। बिल्स पेएबल ऐसा दिया है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। बिल्स पेएबल जो है 200 रुपीज़, ठीक है। तो वो हम आपको पे करना है, तो कहाँ पे आएगा, फिर से यहाँ पे आएगा, ठीक है, 200 रुपीज़। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आएगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक है वो कहाँ पे आप लिखते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्लोजिंग स्टॉक भी लिख देना है, कितना है 45,000, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक लिखा तो आपको क्लोजिंग स्टॉक है वो आपके लिए एसेट है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की दूसरी एंट्री है वो कहाँ पे आएगी, क्लोजिंग स्टॉक की दूसरी एंट्री है वो आएगी बैलेंस शीट में, एसेट साइड, जो आप देख पा रहे होंगे। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमारी ये जो कैपिटल अमाउंट और ड्राइंग अमाउंट है उसका तो बाकी है, हाँ बाकी है, तो वो मैं अभी लास्ट में करवाऊँगा, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे दिया ही है आपको कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, तो ये है चैप्टर 1 का रिवीजन, आप ऐसा गिन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रेडिट होगा वो कौन सा अमाउंट क्रेडिट होगा, कैपिटल अमाउंट, ठीक है। 80,000 फॉर राम और श्याम का 70,000,
ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में दिया है उसका क्या क्या इंटरेस्ट था। चलिए एडजस्टमेंट में जाते हैं। ये रहा, ये राम का इंटरेस्ट जो था, जो फर्म को पार्टनर को देना है वो है 4000 और 5000, वही एंट्री आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, सो इफ़ यू सी यू विल फाइंड द सेम एंट्री ओवर हियर। ठीक है, 4000 और 3500। ठीक है, और ये सेम टू सेम एंट्री आपको दूसरी कहाँ पे दिखानी है, 4000 और 3500 यहाँ पे दिखानी है। ठीक है, क्योंकि आपको बोला गया था, क्योंकि ये पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है और ये कौन दे रहा है, कंपनी दे रहा है, तो उनके क्रेडिट्स डेबिट्स है। ठीक है, कंपनी दे रही है तो डेबिट साइड, पार्टनरशिप को आ रहा है तो क्रेडिट है। सेम वे पार्टनर ने विड्रॉ किया था 18,000 16,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट 1800 1600, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, 10% इंटरेस्ट था। ठीक है, पूरे साल का लगा था, इसलिए यहाँ पे मैंने ये दोनों एंट्री शो कर दी। यही क्रॉस एंट्रीज आपको क्रेडिट साइड दिखानी है, मतलब कि यहाँ की डेबिट तो यहाँ की क्रेडिट, यहाँ की क्रेडिट यहाँ की डेबिट। ठीक है, सेम एंट्री आपने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, तो आपका काम अब है अकाउंट क्लोज करने का। ठीक है, तो अकाउंट क्लोज कैसे होता है, ये पहला क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अकाउंट क्लोज हम करेंगे सिक्वेंशियली, जैसे ही मैंने अकाउंट यहाँ पे रखे, पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। उसमें अगर डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों को इवेल्युएट करेंगे, डेबिट ज़्यादा आया तो लॉस, क्रेडिट ज़्यादा आया तो प्रॉफिट। ठीक है, दोनों अमाउंट को कंपेयर करेंगे, जो ज़्यादा आया मतलब डेबिट ज़्यादा तो लॉस, क्रेडिट ज़्यादा तो प्रॉफिट। ठीक है, इसमें से जो प्रॉफिट और लॉस होगा, ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड होगा कहाँ पे, नेट प्रॉफिट या लॉस P&L अकाउंट में। ठीक है, फिर इसमें से जो प्रॉफिट और लॉस आएगा, ठीक है, वो कहाँ पे फॉरवर्ड होगा, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो होगा आपका डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस, वो आएगा लास्ट में बैलेंस शीट। ठीक है, आई थिंक ये सब कुछ आपके थियरी में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट साइड का अगर आप टोटल करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 1,22,150। ठीक है, और अगर यहाँ पे आप डेबिट साइड का करेंगे तो इसका टोटल बहुत ही कम आएगा। अगर आप करेंगे इसका टोटल तो कम आएगा, कितना आएगा, सो इफ़ यू आर जस्ट टोटलिंग ऑल द सम 25,000 प्लस 58,500 प्लस 14,000 प्लस 400, then it will give you answer as 97,900। and if you are just deducting, ये यहाँ तक की एंट्री है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप ये सब का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 97,900, जबकि यहाँ पे है 1,20,150। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डेबिट साइड है वो कम है क्रेडिट साइड से, उसका मतलब यहाँ पे कंपनी ने किया है प्रॉफिट, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट की तरह दिखाया जाएगा डेबिट साइड। कितना है, सो आपको जस्ट ये अमाउंट को माइनस कर देना है 1,22,150। ठीक है, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 24,250। यू कैन ट्राई विथ योर ओन कैलकुलेटर्स। ओके, तो ये जो है ग्रॉस प्रॉफिट वो कैरी फॉरवर्ड होगा कहाँ पे, मैंने आपको बोला है P&L अकाउंट में। ठीक है, P&L अकाउंट में कहाँ पे होगा, क्योंकि ये डेबिट साइड था तो ये जाएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है 24,250। ठीक है, तो 24,250 को अगर आप ऐसे ही रखते हो, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही एंट्री है 24,250, और अगर आप ये डेबिट साइड का टोटल करते हो तो क्या अमाउंट आया, यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे। डेबिट अमाउंट है वो है 32,050, क्रेडिट अमाउंट है वो है 24,250। तो डेबिट साइड ज़्यादा है, उसका मतलब लॉस, और P&L अकाउंट में लॉस मिलता है, वो कौन सा लॉस, नेट लॉस। तो इसका जो अगर आप माइनस करेंगे, ये इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7,800, जो यहाँ पे शो किया है। ठीक है, अब ये नेट लॉस है वो कहाँ पे फॉरवर्ड होगा, P&L एप्रोप्रिएशन में। वो कहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन में क्लियरली देख पा रहे होंगे, डेबिट साइड, क्योंकि ये क्रेडिट साइड था तो यहाँ पे आएगा डेबिट साइड। ओके, तो जैसे ही आप इसका टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 15,300। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 15,300। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसकी एंट्री दूसरी कहाँ पे आएगी।
तो यहाँ पे 15,300 मिला, ठीक है। तो 15,300 में से आपको क्रेडिट वाला पोर्शन है वो माइनस कर देना है 3,400, तो आंसर आएगा 11,900। आपको P&L रेशियो ये सम में दिया है 6:4, ठीक है। कहाँ पे दिया है? इफ़ यू सी इन योर क्वेश्चन P&L रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। सेम टू सेम P&L रेशियो आपको यहाँ पे 6:4 के हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 11,900 आउटर कॉलम में, उसका टोटल आएगा 15,300 यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये क्रेडिट साइड में है तो कैपिटल अकाउंट में आएगा डेबिट साइड। तो देखो मैंने यहाँ पे डेबिट साइड में दोनों सेम टू सेम, मतलब टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है सेम टू सेम अमाउंट 7140 4160। डिविजिबल लॉस कैसे कैलकुलेट करना है क्वाइट क्लियर चैप्टर 1 से, ठीक है। तो अब क्या करना है? तो अब बारी है हमें क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस निकालने की टाइम आ गई है। कैसे निकालोगे? जस्ट हैव अ टोटल ऑफ दिस, क्या है 84,000 और 73,500, उसमें से आप इसको माइनस कीजिए, ये तीनों अमाउंट को माइनस कीजिए, ठीक है। मैं रेड से कर रहा हूँ, आपको मालूम हो ये तीनों अमाउंट राम की माइनस कीजिए। सो 84,000 में से माइनस कीजिए आप 18,000, इसमें से आप माइनस कीजिए 1,800, इसमें से माइनस कीजिए 7140, आंसर आएगा 57,060। सेम प्रोसीजर फॉर श्याम, ठीक है। और ये जो है आपका वो है क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। क्या है? क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। कैसे कैलकुलेट करना है? तो 84,000 में से आपको सभी डेबिट बैलेंस माइनस कर देनी है, 18,000, 1,800, 7140, ओके। और ये क्लोजिंग कैपिटल है वो जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? आप देख पा रहे होंगे क्लोजिंग कैपिटल इज शोन एज ए लायबिलिटी, ओके। तो क्लोजिंग कैपिटल आप देख पा रहे होंगे कैपिटल में शो किया है, ठीक है, दोनों का क्लोजिंग कैपिटल, और उसका आउटर अमाउंट आएगा 1,08,200। फिर आप अगर डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,68,800 फॉर बोथ साइड। होपफुली ये पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।